हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिनका नाम है मानव प्रजनन। मानव जनन या प्रजनन, जनन और प्रजनन दोनों एक ही शब्द होते हैं। तो मानव प्रजनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 बहुत कंप्लीट लगभग कर दिए थे, थोड़ा बहुत बचा था। अब उनको नोट्स तो लिखवा दिए हैं, जब कोचिंग ओपन होगी तो उसको समझा दिया जाएगा। अभी फिलहाल चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, जिनका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो चैप्टर का जो नाम है उसका अर्थ समझते कि नाम का क्या अर्थ निकलता है। तो पहले हम लोग रिप्रोडक्शन को समझते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? जनन जीवों की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो अपने ही सामान्य अन्य छोटे छोटे जीवों को उत्पन्न करते हैं। प्रजनन या जनन वह क्षमता है या वह जीवों की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो अपने ही सामान्य अन्य छोटे छोटे जीवों को उत्पन्न करते हैं। समझ में आया प्रजनन क्या है? प्रजनन के बारे में पहले ही बताए हुए हैं। अब क्या मानव क्या है? मानव के बारे में बात करते हैं। मानव तो हम लोग समझते हैं मानव क्या, अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं मानव क्या है तो उसके बारे में आंसर समझिए क्या है। मानव एक सजीव प्रजक, सजीव प्रजक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विविपेरस। सजीव प्रजक का अर्थ बताए थे चैप्टर 1 जब पढ़ा रहे थे, उसमें सजीव प्रजक और अंड प्रजक के बारे में बताए थे। अंड प्रजक वह जीव होते हैं जो अंडे को उत्पन्न करते हैं। सजीव प्रजक उनको बोलते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो मनुष्य क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, इसीलिए मनुष्य को क्या बोले जाते हैं? सजीव प्रजक। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, मतलब इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही में नहीं होते हैं, इसीलिए किसको क्या बोले जाते हैं? एक लिंगी यूनिसेक्सुअल। तथा यौन द्विरूपता, यौन द्विरूपता नया शब्द मिल रहे होंगे कि शरीर का अर्थ क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका अर्थ क्या होते हैं कि जब नर और मादा दोनों एक जगह पर अगर होंगे तो दूर से ही हम लोग देखकर पहचान सकते हैं कि वो नर है वो मादा है। जैसे बहुत ऐसे पुष्प हैं जिसको हम लोग दूर से देखकर ये नहीं पता कर सकते कि उसमें वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, ये देखकर हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसे जीव भी है जिसको दूर से देखकर ये नहीं पता कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। बट ह्यूमन एक ऐसे प्राणी है जिसको दूर से देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। इसी को हम लोग बोलते हैं यौन द्विरूपता। यौन मतलब सेक्सुअल, डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म मतलब विभिन्नता। दोनों में अलग अलग होता है, नर देखने में थोड़ा अलग होते हैं, फीमेल देखने में अलग होते हैं, दोनों को आसानी से पहचान कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोले जाते हैं? यौन द्विरूपता वाला। समझे? मानव एक सजीव प्रजक, एक लिंगी तथा यौन द्विरूपता प्राणी है, यौन द्विरूपता वाले प्राणी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव लैंगिक जनन तथा निरंतर जनन करने वाले जीव है। अब ये क्या हुआ? लैंगिक जनन का मतलब समझते हैं, जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं, उस जनन को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। बट ये निरंतर जनन वाले की अर्थ नहीं समझ, इसका इंग्लिश होता है कंटिन्यूअस ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का भी अर्थ मतलब ही होते हैं प्रजनन या जनन। तो निरंतर जनन का अर्थ ये होते हैं कि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो किसी निश्चित समय काल पे प्रजनन करते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमेशा करते रहते हैं। आप एक एग्जाम्पल बहुत आसानी से देखे होंगे, अगल बगल में डॉग को देखे होंगे। डॉग क्या होता है? वो हर सीजन में प्रजनन नहीं करते हैं, सिर्फ ठंडे काल में, शीतकाल में ही वो प्रजनन करते हैं, इसके अलावा वो कभी नहीं करते हैं। ऐसे जीव जो सिर्फ एक सीजन पर विशेष सीजन आने पर, विशेष मौसम आने पर वो प्रजनन करते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग प्रजनन या फिर सीजनेबल प्रजनन, उसको ऐसे कहते हैं। और वह जीव जो किसी भी सीजन में प्रजनन कर सकते हैं, वैसे जीव को हम लोग बोलते हैं निरंतर प्रजनन। जैसे गाय है वो भी निरंतर प्रजनन वाले हैं, बकरी है वो भी निरंतर प्रजनन वाले हैं, मनुष्य भी है निरंतर प्रजनन वाले हैं। ये कभी ऐसा नहीं है कि किसी विशेष सीजन आने पर ही प्रजनन करेंगे, ये किसी भी सीजन में प्रजनन कर सकते हैं। तो ये समझ पाए कि चैप्टर का नाम से पता चलेगा कि मानव जनन। मानव जनन का अर्थ समझ गए कि मानव क्या है, जनन क्या है, दोनों समझ गए। किसी भी जीव के लिए, एक मुद्दे की बात है, किसी भी जीव के लिए दो चीज अत्यंत आवश्यक होते हैं, उसके बिना वो जीव का ना अस्तित्व बचेंगे ना वो जीव बचेंगे। पहला है भोजन, पहला है भोजन तथा दूसरा जो है उसको बोलते हैं प्रजनन या फिर जनन। ये दोनों क्रिया किसी भी जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनका हो गए फूड और ये हो गए रिप्रोडक्शन। किसी भी जीव के लिए ये दोनों अत्यंत आवश्यक है। कैसे है? भोजन, हमारी शारीरिक क्रिया को करने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। इसलिए हमारे शरीर को क्रियात्मक रूप से कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रजनन, वो जीव के अस्तित्व खत्म ना हो जाए इसीलिए क्या प्रजनन की भी आवश्यकता है।
प्रजनन अगर मान लीजिए ना हो किसी भी जीव में, तो उस जीव का अस्तित्व, किसी भी जीव का एक जीवन काल होते हैं, अपना जीवन काल में जब वो खत्म हो जाएंगे, जब उस प्रजनन नहीं किए हैं, उस जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कि ये दो क्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भोजन और प्रजनन। तो आप लोग किस पर बात करें? प्रजनन पर। ये कितना आवश्यक है पता चल रहे हैं। और मानव प्रजनन की बात कर रहे हैं, इसमें सभी जीव के बारे में नहीं पढ़ना है। इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोग सिर्फ पुष्प पादप के बारे में पढ़े थे, वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर पाए जाते हैं। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसमें मनुष्य की बात हो रही है, सिर्फ मानव में कैसे प्रजनन होते हैं। तो यहाँ तक समझ पाए कि क्या है नहीं है, इनको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनन में, मानव प्रजनन में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होते हैं, उनको देखेंगे, फिर उसके आगे और बातें करेंगे। पहले इनको नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने जो है समझे कि मानव के अगर बारे में कोई पूछे कि मानव क्या है, मानव एक अंड सजीव प्रजक, एक लिंगी तथा यौन द्विरूपता वाले प्राणी हैं। और इस मानव में कैसे प्रजनन होते हैं, तो वो लैंगिक प्रजनन और निरंतर प्रजनन करने वाले जीव है या प्राणी है। तो मानव में जो प्रजनन की जो घटनाएं हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, मानव में प्रजनन घटना, मानव में कौन कौन सी प्रजनन घटनाएं होती है, इसके बारे में बातें पूरा चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। जितना घटना लिखे हैं इसी घटना को पढ़ेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर। तो पहला क्या है, युग्मक जनन। युग्मक जनन का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का अर्थ पहले आप लोग समझ चुके थे कि युग्मक मीन शुक्राणु तथा अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नर युग्मक और एक होते हैं मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं जीव में। वीर्य सेचन, अब ये वीर्य सेचन इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसेमिनेशन। इस चैप्टर में बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जिसको हिंदी में पढ़ना ऑकवर्ड फील होंगे, कम समझ में आएंगे, कम याद रहेंगे, इंग्लिश ज़्यादा याद रहेंगे। इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। जिनको ज़्यादा सुविधा हो हिंदी में याद करने का तो वो हिंदी में याद करें, जिनको ज़्यादा सुविधा लगे इंग्लिश में वो इंग्लिश में याद करें। तो टर्म में वीर्य सेचन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन, ये युग्मक बनने के बाद की घटना है। तो ये घटना में क्या होते हैं कि मादा जनन तंत्र में शुक्राणु का स्थानांतरण, आप चैप्टर 2 में पढ़े थे पॉलिनेशन, परागन, कि नर युग्मक जो है मादा युग्मक के पास जाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन। तो इसमें भी क्या है, मादा जनन तंत्र, मादा युग्मक तो स्थिर होते हैं, वो गतिशील होते नहीं है, तो उसके पास नर युग्मक को जाना पड़ेगा। नर युग्मक को क्या बोलते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु मादा जनन तंत्र के अंदर जब प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं वीर्य सेचन। थर्ड इवेंट है, थर्ड घटना क्या है, जब पहले युग्मक बनेंगे फिर युग्मक का एक दूसरे के पास जाना होगा, पहुंच गए। अब उसके बाद जब दोनों युग्मक आपस में पहुंच गए हैं एक दूसरे के पास, तो क्या होंगे, दोनों मिलेंगे। तीसरी क्रिया को हम लोग क्या बोले थे, निषेचन। तीसरा इवेंट क्या होंगे, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। नर तथा मादा युग्मक की संलयन, नर तथा मादा युग्मक की संलयन, नर तथा मादा युग्मक की संलयन, इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन। सबके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले एक दायरा बना लेते हैं कि इतना दूर तक ही हम लोग को जाना है, तो वही हम दायरा बनाने की कोशिश किए हैं। आगे है अंतरोपण। जब निषेचन हो गए तो अंतरोपण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हिंदी में अंतरोपण। क्या होते हैं, कोरक पुट्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन। परिवर्धन को एक दूसरे शब्द हिंदी में बोला जाता है विकास, विकास या डेवलपमेंट। और इसका गर्भाशय की दीवार से नीचे चिपकना, चिपकना। अब ये क्या प्रोसेस है, देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो गए, जायगोट का निर्माण हो गए, तो जायगोट जो है वो आगे जाके भ्रूण में परिवर्तित होंगे और वो उस भ्रूण को जो है जाके गर्भाशय में जाके चिपकना होता है। गर्भाशय में जाके अपने आप को स्थगित, अपने आप को रखना पड़ता है ताकि वो अपने आप को विकास कर सके। आप समझते हैं कि जो है किसी भी एक अवधि होते हैं, जन्म बच्चे को जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो उसकी एक निश्चित अवधि होती है कि 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना मैक्सिमम देखा जाता है। ये रेशियो होते हैं कि 7 से लेकर 11 तक रहेंगे, एट मिनिमम 6 महीना तो रहेंगे ही रहेंगे। क्यों 6 महीना रहेंगे, इसके आगे भी बात करेंगे। तो वो 6 महीना रहने के लिए उनको जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम है गर्भाशय, इंग्लिश में बोलते हैं उसको यूट्रस। तो यूट्रस के दीवार से जाके ये जो निषेचन होने के बाद जो जायगोट बने, जो युग्मनज बने, उस युग्मनज को गर्भाशय से जुड़ना, ये ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ। तो ये समझ पाए इम्प्लांटेशन का अर्थ क्या हुआ कि जो है भ्रूण का
कहाँ पर जुड़ना, गर्भाशय के दीवार से भ्रूण का चिपकना या फिर जुड़ना। गर्भावधि, ये गर्भावधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड या फिर गर्भावधि, ये जानते हैं गर्भावधि का मतलब होता है भ्रूण का परिवर्तन या फिर भ्रूण का विकास। जब ये चिपक गए भ्रूण, गर्भाशय से चिपक गए हैं, तो वो भ्रूण अपने आप को विकास करेंगे। विकास करने में उनको 6 महीने का टाइम लगते हैं मिनिमम। 6 महीने में वो अपने आप को पूरी तरह से विकास कर लेते हैं और फिर वो हो सकते हैं 7वें महीना में शिशु बाहर आ सकते हैं, 8वें महीना में, 9वें महीना में, 10वें में, 11वें में। मैक्सिमम देखा गया 11। अभी तक इतना ही देखे गए, आगे पता नहीं। तो गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ, भ्रूण का विकास। ये वो एक अवधि है जिस अवधि में बच्चे गर्भ में रहते हैं, उस अवधि को हम लोग बोलते हैं गर्भावधि या फिर गेस्टेशन पीरियड। इस अवधि में क्या होते हैं, भ्रूण का विकास होते हैं। भ्रूण का विकास मतलब बच्चे में पैर का विकास होना, हाथ का विकास होना, आँख का विकास होना, सब प्रक्रिया होंगी। तो इस पर पढ़ेंगे कि किस महीने में उनकी आँख की जो एब्रो हैं वो कब ओपन होते हैं, उंगली कब बनते हैं, वो सब बात करेंगे जब इसकी बात होगी, गेस्टेशन पीरियड की बात होगी। और जब विकास हो जाएंगे, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे, तब क्या होंगे, बच्चे बाहर आएंगे। तो बच्चे को गर्भ से इस पृथ्वी पर आने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हिंदी में बोलते हैं प्रसव, इंग्लिश में बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब शिशु का जन्म। ये पार्चुरेशन का अर्थ समझ पाए कि जब उनका अवधि कंप्लीट हो जाते हैं बच्चे का, तो वो बच्चे उस गर्भ से बाहर निकलने चाहते हैं। तो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन या फिर प्रसव, शिशु का जन्म। तो ये जो 6 घटना देखें, मानव में जो प्रजनन की जो घटना है वो कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन है, युग्मक जनन, वीर्यसेचन, निषेचन, अंतरोपण, गर्भावधि और प्रसव। तो ये सभी एक एक इवेंट को हम लोग पढ़ेंगे कि युग्मक जनन क्या है, वीर्यसेचन क्या है, निषेचन क्या है, कैसे होते हैं मनुष्य में। ठीक है, ये सभी बातें को मनुष्य से ही काफी इंटरलिंक है, तो इसीलिए कि इसके बारे में एक एक को पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ पाए। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि युग्मक जनन क्या है। तो ये सारी घटनाएं कब स्टार्ट होंगे मनुष्य में, क्या इनका कोई एज होते हैं या फिर बचपन से ही होना स्टार्ट हो जाते हैं, इस पर भी अभी हम लोग बात करेंगे। पहले इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि ये सभी घटनाएं कब प्रारंभ होती है। नोट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने समझे कि मानव क्या है, प्रजनन क्या है, फिर मानव में प्रजनन की सभी घटनाएं को समझे। तो ये मानव में जितने भी प्रजनन देखे हम लोग, 6 प्रजनन की घटनाएं देखे, वो सारे 6 प्रजनन की घटना कब प्रारंभ होती है और कब तक चलती है, इसके बारे में जानना है। तो मानव में प्रजनन की ये सभी घटनाएं, जो अभी 6 घटना पड़े हुए, सभी घटना यौवना आरंभ के पश्चात संपन्न होता है। यौवना आरंभ का मतलब होते हैं एक अवस्था होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जिसको यौवन हिंदी में बोलते हैं। उन्हीं के बाद ये वो 6 का 6 घटना स्टार्ट होते हैं और वे 6 घटना जीवन पर्यंत तक चलते हैं। मादा में 50 से 55 तक चलते हैं और इस नर में अनंत जीवन के मृत्यु तक चलते हैं। जब तक वो मर न जाए तब तक वो सभी घटनाएं उसमें चलते रहते हैं। तो क्या है, नहीं आगे और पढ़ते हैं। क्या है कि मानव में प्रजनन की ये सभी घटना यौवना आरंभ के पश्चात संपन्न होते हैं। मतलब ये 6 घटना जो है वो जन्म से नहीं होते हैं, वो कब से स्टार्ट होते हैं, यौवना आरंभ, यौवन अवस्था के बाद प्रारंभ होते हैं। तो यौवन क्या है उसके बारे में पहले समझते हैं। यौवन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी लैंगिक परिपक्वता की अवधि है। लैंगिक परिपक्वता कहने का मतलब वो है कि प्रजनन करने की एक यह अवधि है जिसमें प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। प्रजनन अंग जन्म से ही होते हैं, लेकिन वो क्रियात्मक नहीं रहते हैं। क्रियात्मक कब होते हैं, जब प्यूबर्टी आते हैं। प्यूबर्टी कब आते हैं, बात उसका एज बताते हैं, नर में कितने होते हैं और मादा में कितने होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी लैंगिक परिपक्वता की होती है। लैंगिक परिपक्वता मतलब जो भी प्रजनन करने के लिए कार्यरत हो, जितने भी जैसे जन्म से ही प्रजनन अंग सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सभी कार्य बाद में करते हैं। कब करते हैं, यौवन में करते हैं, प्यूबर्टी में करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि नर में यौवन कब प्रारंभ होता है और यौवन में क्या क्या होते हैं, प्यूबर्टी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं नर में। यौवना आरंभ मतलब प्यूबर्टी जो है नर में 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में आते हैं। मिनिमम देखे जाते हैं कि 13 वर्ष में स्टार्ट हो जाते हैं, या तो किसी का 14 वर्ष में, किसी का 15 वर्ष में, किसी का 16 वर्ष में। अलग अलग एज होते हैं प्यूबर्टी का मेल में, और ये जीवन पर्यंत तक प्यूबर्टी चलते हैं। प्यूबर्टी का मतलब ये यहाँ पर समझा दिए कि लैंगिक परिपक्वता की अवधि है जिसमें प्रजनन की सारी घटनाएं प्रारंभ हो जाती है और ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो नर में शुक्राणु की निर्माण की प्रक्रिया बुढ़ापा तक होता है। नर जो है ये
80 वर्ष तक भी पिता बन सकते हैं, लेकिन मादा का एक एज फिक्स होते हैं, वो 50 से 55 तक ही उनका उम्र होते हैं जो कि वो माँ बन सकते हैं। और एक बुढ़ापा जो होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं, वो अगर 80 वर्ष के भी हैं तो भी वो पिता बन सकते हैं। ऐसे एक जर्मनी का एनसीईआरटी बुक में ही एक दिए हुए हैं, जर्मनी का एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 75 वर्ष में पिता बने। उनकी 28 वर्ष की एक उन्होंने लड़की से शादी की और वो 75 वर्ष की उम्र में पिता बने। तो बुजुर्ग मतलब नर में शुक्राणु की निर्माण की जो प्रक्रिया होते हैं वो जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं। कब स्टार्ट हो जाते हैं? 13 वर्ष से, या फिर 14 वर्ष से, या 15 वर्ष से, या 16 वर्ष से, वहाँ से स्टार्ट होंगे, वो जीवन पर्यंत तक चलते रहेंगे। लेकिन मादा में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया 10 से 13 वर्ष में स्टार्ट होते हैं और वो 50 से 55 वर्ष में जाके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाते हैं। अंडाणु का निर्माण नहीं होंगे तो वो मां नहीं बन पाएंगे। द्वितीय लैंगिक अंग का विकास तथा परिपक्वता। जब प्यूबर्टी आ जाते हैं तो द्वितीय लैंगिक अंग क्या है, इस पर आगे बात करेंगे। ये इसका विकास हो जाते हैं और ये परिपक्व हो जाते हैं। लगातार मांसपेशी तथा हड्डी के साथ लंबाई में वृद्धि होता है। आप देखते होंगे कि 10 से 12 वर्ष तक लड़के की ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ते हैं, लेकिन 10 से 12 वर्ष के बाद वो अचानक उसकी लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और 18 वर्ष तक उसकी लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और 20 वर्ष के बाद फिर उनकी लंबाई नहीं बढ़ते हैं। तो ये एक एज होते हैं, इस एज में उनकी लंबाई बढ़ते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी में उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। बट लड़कियां में क्या होते हैं, प्यूबर्टी के बाद उनकी लंबाई बढ़ना रुक जाते हैं। प्यूबर्टी के पहले ही उनकी लंबाई जितना बढ़ना होता है वो प्यूबर्टी के पहले ही बढ़ जाते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ पाते हैं। लगातार मांसपेशी तथा हड्डी के साथ लंबाई में वृद्धि। चेहरे, छाती तथा जांघ की बाल को हम लोग बोलते हैं प्यूबिक हेयर की वृद्धि। जब बच्चे 13 से लेके 13 वर्ष के ज़्यादा हो जाते हैं, जब उसमें प्यूबर्टी आ जाते हैं तो उसमें मूंछें आने लगते हैं और चेहरे पे विभिन्न अंग पे बाल आने लगते हैं, जैसे चेहरे पे, जिसको मूंछ बोल सकते हैं, छाती पे, जांघ की बाल आना, ये सब प्यूबर्टी में प्रारंभ होते हैं। वॉइस बॉक्स, कंठ के बड़े होने के कारण गहरी आवाज उत्पन्न होते हैं। आप देखते होंगे नर में, लड़कों में क्या होते हैं कि जब वो 13 वर्ष क्रॉस कर जाते हैं या 14 वर्ष, जब प्यूबर्टी उसमें आ जाते हैं, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं और उनकी कंठ जो है बाहर निकल जाते हैं और उनका आवाज़ थोड़ा गहरी और मोटा हो जाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होते हैं फीमेल में, उसकी और भी गहरी हो जाती है, सॉरी पतला हो जाते हैं, मधुर आवाज हो जाते हैं। एक पॉइंट और इसकी होते हैं कि नर में यौवन किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो है इस प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है। तो नर में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, पॉइंट बना के यहाँ पे लिख देते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्यूबर्टी के लिए जिम्मेवार होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्यूबर्टी के लिए नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में जो होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। तो ये इससे पहले, प्यूबर्टी के पहले टेस्टोस्टेरोन का निर्माण नहीं हो पाता है, इसीलिए कि ये सभी परिवर्तन शरीर में नहीं आते हैं। जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होने लगते हैं तब क्या है कि ये सारे परिवर्तन आते हैं और फिर वो उसके आवाज़ बदलने लगते हैं, वो प्रजनन में भाग ले सकते हैं, उसके पहले नहीं ले सकते हैं। तो मेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेल में जो है प्यूबर्टी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का नाम क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को बनाने वाले हार्मोन है एंड्रोजन, उस पर भी हम लोग आगे बात करने। आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फीमेल में, मतलब मादा में यौवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका यौवन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है, उस पर बात करेंगे। आज यहीं तक, इनको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे।